नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 7 है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। अब हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं और उसमें 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। एक बात और बताना चाहूँगा, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है 8318397276। आप पेमेंट करिएगा ओनली 200 का पेमेंट करेंगे। 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, 1375 MCQ मिलेगा आपको, 1375 MCQ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको सिलेबस वाइज सारे के सारे नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। सिलेबस वाइज सारे के सारे नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। विकल्प ए जो है आपका सही है। देखिए मित्रों, मैं जितना बता रहा हूँ मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। और यह भी बता दे रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित 132 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ऐसे दूंगा। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि अगर मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे। ठीक है। प्रश्न 52 देखिएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रश्न 53 देखिएगा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 54 सम्राट अशोक के सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था? मतलब किसने पढ़ा था या विघटन किया था, बात एक ही है। तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। प्रश्न 55 मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो अशोक के जो शिलालेख पेशावर में पाए गए हैं वह खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि में। विकल्प डी जो है आपका सही है। मौर्य सम्राट के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा मतलब अर्धमागधी में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानशहरा जो हैं वह खरोष्ठी लिपि में है। प्रश्न 56 देखिएगा। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो वह है आपका अनुराधापुर। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है। कुछ और स्थानों का अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिलता है, जिसके नाम है पिपराहमा, शौगौरा और महास्थान। प्राक ब्राह्मी लिपि का मतलब कि ब्राह्मी लिपि से प्राचीन लिपि, उस लिपि में लिखे गए हैं ये अभिलेख। ठीक है। प्रश्न 57 देखिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर मतलब खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय चार्ल्स मैसन, प्रिंसेप, डोरिस लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। प्रश्न 58 देखिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह लिपि है खरोष्ठी लिपि। देखिए बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा है। प्रश्न 59 देखिएगा। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय आदि कहा गया है। ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 60। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक के शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, मतलब देखने में प्रिय लगने वाला। प्रश्न 61। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय कहा गया है? तो अशोक के अलावा दशरथ जो अशोक का पौत्र था वह भी अपने आप को देवनाम प्रिय आदि लिखता था। ठीक है, तो यहाँ पर दशरथ नहीं है तो केवल अशोक। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। ओनली 200 में सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और जो नोट्स है वो एकदम रामबाण है। प्रश्न 62 देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप सभी लोग के लिए।
निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। विकल्प डी। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथक अशोक के स्तंभों के संदर्भों में सही हैं। प्रश्न 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उभारधार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर उपचित्र के साथ राडियो अशोक मतलब राजा अशोक उल्लेखित है? तो कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें राजा अशोक अंकित है अशोक के लिए? वह शिलालेख है कंगनहल्ली अभिलेख। कंगनहल्ली अभिलेख जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली है, जो एक बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर मतलब पत्थर पर मतलब अशोक और उनकी रानी का पत्थरों पर चित्र उत्कीर्ण है, ठीक है, जिसके नीचे लिखा गया है राडियो अशोक मतलब राजा अशोक। तो यह कहाँ है? कंगनहल्ली कर्नाटक में है। कर्नाटक में कंगनहल्ली का स्तूप है जिसमें अशोक और उसकी रानी का चित्र उत्कीर्ण है और राजा अशोक लिखा गया है। प्रश्न 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का जिक्र है? तो मास्की अभिलेख में, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों में ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। मतलब इन सभी में मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन इन सभी अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मतलब अशोक नाम से संबोधन किया गया है। प्रश्न 65 देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो मास्की लघु शिलालेख। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 66 देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है? तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन इसमें से कोई भी रहेगा तो वही रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 67, अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के ज्ञान प्राप्त से, बुद्ध के शरीर त्याग से, बुद्ध के जन्म से? विकल्प ए जो है आपका सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, ठीक है, और बोधगया की यात्रा कब की थी? 10वें वर्ष, ठीक है, तथा एक यह स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी गांव का भोग माफ कर दिया और भाग को मतलब भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। भोग को पूरी तरह से माफ कर दिया और भाग मतलब भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। प्रश्न 68 देखिएगा, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो यह गुर्जरा लघु शिलालेख जो है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। विकल्प बी जो है आपका सही है। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया में है। और मास्की कहाँ है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में है। प्रश्न 69 देखिएगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा गया है? तो भाबरू स्तंभ में। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है और भाबरू स्तंभ में ही अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। भाबरू स्तंभ कहाँ है? तो बैराट में है। बैराट कहाँ? बैराट का मतलब विराटनगर मतलब राजस्थान में। तो भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख में अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। प्रश्न 70 देखिएगा, कालसी प्रसिद्ध है। कालसी प्रसिद्ध है तो किसके लिए? फारसी सिक्कों के लिए, गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, अशोक के शिलालेखों के लिए। तो शिलालेख के कारण, ठीक है, अशोक के शिलालेख हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। कालसी कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। यहाँ से अशोक का अरे भाई राजधानी भी है देहरादून, ठीक है, जिला है वो अलग बेटर है, राजधानी भी है। प्रश्न 71, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो यह मिली है कालसी में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति कहाँ मिली है? तो कालसी में। विकल्प डी। कालसी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। प्रश्न 72, कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन किसमें है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। अशोक के राज्यकाल की बहुत बड़ी घटना कलिंग युद्ध और उसमें अशोक के विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में साक्ष्य स्पष्ट मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद 261 BC में घटित हुई है। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। प्रश्न 73, कलिंग युद्ध का विवरण किसमें है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। तो किस अभिलेख में? 12वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में। विकल्प बी जो है
आपका सही है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। प्रश्न 75 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय को हमेशा प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों को निंदा करता है, वह अभी अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किसने कहा है? अशोक ने। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वह अशोक के बारे में है, अशोक यह बातें कहता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।